मृग तृष्णा अध्याय 12। रात्रि के 10 बज चुके हैं। प्रोफेसर हंस गंगवार का बंगला अभी भी खाकी वर्दी वालों से घिरा हुआ था। 2 पहरेदार गेट पर खड़े थे। इसके अतिरिक्त लगभग 30 पहरेदार बंगले के चारों तरफ व्यवस्थित ढंग से खड़े हुए थे। कहीं कहीं पर कुछ पुलिस वाले नींद की अवस्था में थे। सुरक्षा तो हो रही थी, लेकिन सभी पुलिस वाले इस सुरक्षा में पूरी रुचि नहीं ले रहे थे। बंगले के पृष्ठभाग में 2 पहरेदार आपस में बातें कर रहे थे। यार, ये गवर्नमेंट क्या पागल हो गई है? हाँ यार, इन अफसरों से खुद तो कुछ होता नहीं और हमें परेशान करते हैं। घटना को घटित हुए 12-13 दिन बीत चुके हैं और अब भी ये लोग क्या चाहते हैं? साले खुद तो अपने अपने घरों में अपनी बीवियों के साथ बिस्तर पर आराम करते रहते हैं और हमें यहाँ ऑर्डर देते हैं। कहते हैं कि ऊपर से बहुत दबाव पड़ रहा है, जल्दी ही कुछ करना होगा। जो होना है वो अब हाथ पर हाथ रखकर तो हो नहीं जाएगा ना। ये लोग प्रतिदिन बंगले में कुछ खोजते रहते हैं और कुछ हाथ लगता ही नहीं। ठीक कहते हो भाई। सुना है कि प्रोफेसर ने अपनी मृत्यु से पूर्व यहाँ एड्स की मेडिसिन के कुछ फॉर्मूले छुपाए हैं। ये तो एक अनुमान भर है भाई। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ छिपा हुआ है। अगर होता तो अब तक जरूर मिल जाता। सही कहते हो मित्र। अनुमान तो अभी तक वास्तविकता में नहीं बदला है ना। नाकारा है सब। भैया, बीड़ी हो तो सुलगाओ जरा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वे दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। टाइम पास भी हो रहा था और पर निंदा के सुख का सुकून भी मिल रहा था। शीत वायु का धीमा धीमा बहाव और चंद्रमा की श्वेत चंचल किरणों ने वातावरण को विद्युतीय बना दिया था, जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी सभी पहरेदारों को उनका कार्य करने की प्रेरणा प्रदान कर रहा था। दूर दूर तक सन्नाटा था। कभी कभी बंगले से कुछ मीटर दूरी पर स्थित झाड़ियों से जीव जंतुओं की गतिविधियों से उत्पन्न हल्की हल्की आवाज आती थी, जो स्पष्ट करती थी कि छोटे छोटे जीव जंतु भी अभी जाग रहे हैं और प्रकृति का पूरा आनंद ले रहे हैं। अचानक बंगले के आसपास की झाड़ियों से होने वाली हलचल धीरे धीरे तेज हलचल का रूप लेती जा रही थी, जिसे अभी तक किसी ने नोट नहीं किया था। शायद उनमें से किसी को ये अनुमान नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लगभग 50 सशस्त्रधारी व्यक्ति बंगले की तरफ यथासंभव बिना आवाज किए बढ़ रहे थे। इधर इंस्पेक्टर अजीत महानवे भी अपनी कुर्सी पर थोड़े सुस्त से पड़े हुए थे। अचानक झाड़ियों से तेज रोशनी हुई। सभी चौंक उठे थे। ध्यान बढ़ चुका था और यही वे पल थे जबकि चारों तरफ से पुलिस दल पर बेतहाशा गोलियां बरसाई जाने लगी। सेकंड भी ना लगा था इस काम में। इधर तेज रोशनी और फिर गोलियों की बरसात। इस अचानक से हुए हमले पर पहले तो पुलिस दल बौखला गया, लेकिन शीघ्र ही सभी चार्ज लेकर जवाबी फायर करने लगे। यद्यपि तब तक 2-3 लोग शहीद हो चुके थे। दोनों तरफ से गोलियों की भारी बरसात जारी थी और गोलियां चलने के साथ ही बीच बीच में कुछ चीखें गूंज जाती थीं, कभी किसी पुलिस वाले की तो कभी किसी हमलावर की। चीख चाहे पुलिसमैन की हो या हमलावर की, लेकिन इंसान मर रहे थे। सभी के शरीर से लाल खून ही बह रहा था और इसीलिए ये मानवता रो रही थी, खून के आंसू रो रही थी। यद्यपि पुलिस दल इस अचानक हुए हमले का काफी बहादुरी से मुकाबला कर रहा था, लेकिन हमलावरों की संख्या अधिक होने के कारण
एक एक करके पुलिस वालों की संख्या कम होती जा रही थी। कुछ हमलावर भी अपनी जान से हाथ धो चुके थे। मुकाबला जारी था। रामदीन शहीद हो चुका था। अजीत महानवे के बाएं हाथ में गोली लग चुकी थी, लेकिन फिर भी वो काफी हिम्मत और बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे। इस समय महानवे बंगले के अंदर गेट के पास वाली खिड़की पर पोजीशन लिए हुए थे। अचानक उन्होंने अपनी कनपट्टी पर एक चुभन महसूस की, शायद रिवॉल्वर की। हैंड्स अप। कौन है? तेरा बाप। हाथ ऊपर कर इंस्पेक्टर, नहीं तो तेरी खोपड़ी में इतने सुराख बना दूंगा कि तेरा डिपार्टमेंट और तेरी धर्मपत्नी इन्हें सदियों तक भी गिन नहीं पाएंगे। महानवे ने हाथ ऊपर कर लिया। वो आगे कहने लगा, सुनो पुलिसियों, अगर तुम लोगों ने अपने हथियार नहीं फेंके तो अपन तुम्हारा अफसर का तुरंत शूट कर देगा, समझा का? गोलियां चलना बंद हो गई हमलावरों की तरफ से, इसलिए कि अब बाजी उनके हाथों में थी। पुलिस वालों की तरफ से भी, क्योंकि अजीत महानवे हमलावरों के निशाने पर था। सभी का ध्यान उस ओर ही था जिधर उस लंबे काले कलूटे और बदसूरत से दिखने वाले व्यक्ति ने अजीत महानवे को रिवॉल्वर से कवर कर रखा था। अजीत महानवे का चेहरा किसी अंगारे की भट्टी के मानिद सुलग रहा था। उसके तेवर काफी खतरनाक और भयानक थे। हाव भाव ऐसे थे कि जैसे किसी को चीर फाड़ करके खा जाने वाला है वो, पर महानवे अभी मजबूर था। इंस्पेक्टर, तुम अपने साथियों को बोलता क्यों नहीं कि अपने हथियार फेंक दे? शट अप! महानवे एक शेर की भांति जोर से गुर्रा उठा। अरे भाई, ई तो मौत से डरता ही नहीं, तो तू नाराज हो गया रे। अरे तू हिंदी फिल्मों का क्लाइमैक्स नहीं देखा है का? अरे जब विलेन किसी खूबसूरत हीरोइन मसलन ऐश्वर्या राय, काजोल, रवीना टंडन या फिर करीना कपूर को वश में कर लेता है और तब कहता है कि अपने हथियार फेंक दो, उसका हक बनता है ना भाई। अंततः मजबूर होकर हीरो हथियार फेंक देता है। देखा है ना इंस्पेक्टर? हाँ कुत्ते, हाँ देखा है ये क्लाइमैक्स, लेकिन तूने शायद पूरा क्लाइमैक्स नहीं देखा है। अंत में विलेन मारा जाता है और सत्य की विजय होती है। अरे सत्य की विजय इंस्पेक्टर सिर्फ किताबों और फिल्मों में होती है का? वास्तविक जीवन में तो पूरे समाज में हमारे चरित्र के ही लोग बैठे हुए हैं और फिर अपन वो विलन नहीं होएला, इंस्पेक्टर जैसा अमरीश पुरी होएला है। अपन होशियार होएला है, होशियार। तुम साला कब से यहाँ कुंडली जमाए बैठा है, लेकिन अभी तक उस प्रोफेसर का फार्मूलों को नहीं ढूंढ पाया है। लेकिन अब हम और हमारे साथी लोग अभी तेरे सामने ही ये काम करके दिखाते हैं। मेरे जीते जी तुम ऐसा हरगिज नहीं कर पाओगे। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम इस बंगले के अंदर प्रवेश तक नहीं कर सकते। लर लरारी लारा लाहू, लर 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 लहे हो। पैशाचिक हंसी हंसते हुए और बेसिर पैर का कुछ बोलते हुए वो कहता है, तकिया कलाम, ये अपन का तकिया कलाम है। ई का मतलब होता है इंस्पेक्टर कि तुम हमका नहीं रोक सकता। पूछ पूछ कैसे? वो आगे बोलता है, देख इंस्पेक्टर, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये तकिया कलाम भी जिंदा रहेगा और इसे जिंदा रखने के लिए मुझे तो जिंदा रहना ही होगा। बेशर्मी से हंसते हुए कहता है, क्यों, सही बोला ना मैं? अजीत महानवे
उसकी बकवास बातों का कोई जवाब नहीं देता है। अरे इंस्पेक्टर, तुम तो नाराज हो गए यार। अरे मोहनवा, जरा रस्सी तो ला, मैं अपने यार की खातिरदारी तो कर लो। मैं इसके हाथ पैर बांधता हूँ, तुम सब लोग बाकी सब पुलिस वालों का हाथ पैर बांध के हथियार अपना कब्जा में ले लो। महानवे के चेहरे पर चिंता की रेखाएं बन बिगड़ रही थीं। वे सोच रहे थे कि अगर एक बार हाथ पैर बांध दिए गए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कल जब संपूर्ण विश्व में ये घटना आग की तरह फैल जाएगी तो हमारे राष्ट्र और यहां की पुलिस के बारे में लोग क्या कहेंगे। और कहीं अनजाने में ही सही, लेकिन फॉर्मूला ढूंढने में ये सफल हो गए तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अगर आज ये सफल भी होते हैं तो मेरी लाश के ऊपर से ही ऐसा हो सकता है जिससे कि संसार हम पर हंस ना सके, लोग ये ना कह सकें कि भारत के बेटे अपनी जान बचाने के लिए अपराधियों के सामने भी घुटने टेक देते हैं। दृढ़ निश्चय कर चुका था महानवे कि जंग तो एक बार फिर शुरू होगी और अंत होगा दोनों में से किसी एक की मौत के साथ। जबड़े भींच चुके थे उसके, चेहरा अंगारों की तरह सुर्ख लाल हो चला था, भुजाओं में हिंदुस्तानी रक्त पूरे उफान पर था और आज वो अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हो चुका था। तो अगले ही पल महानवे ने अपने रिवॉल्वर पर छलांग लगा दी। ढेर सारी गोलियां उसकी तरफ लपकी। कुछ ने अपना काम भी किया, लेकिन महानवे आज साक्षात कालदूत बन चुका था, जिसकी रगों में बहते लहू की एक एक बूंद पुकार रही थी कि आज तिरंगे का सिर नहीं झुकने देना है, परिणाम चाहे कुछ भी हो। तिरंगा तो आज फहराकर ही रहेगा, हमेशा की तरह आसमान में परचम बनकर। अपने सफर की इस अप्रत्याशित हरकत का संकेत समझने में दूसरे पुलिस वालों को देर न लगी। वे सभी अपनी अपनी जान की परवाह किए बिना अपने अपने हथियारों पर झपट चुके थे। कुछ तो इस कोशिश में शहीद भी हुए, लेकिन अब यहां जीवन की परवाह किसे थी। एक बार पुनः भीषण जंग प्रारंभ हो चुकी थी। यद्यपि हमलावर संख्या में कुछ अधिक थे, पर इस बार उन्हें हिंदुस्तानियों के रोष का तूफान झेलना था, और जिसे फिरंगी न झेल पाए उसे ये पिद्दे क्या झेलते। वे अचानक हुए हमले से घबरा गए थे। उनमें से किसी को उम्मीद ना थी कि ऐसा भी हो सकता है। घमासान जंग जारी थी, लाशें ही लाशें नजर आ रही थीं, चीखें, रक्त की धाराएं और फिर बिखरा हुआ मानव गोश्त, दिल दहलाने और दहशत फैलाने के लिए पर्याप्त था। घमासान युद्ध और भी अधिक घमासान व भयानक हो चला था, पर इरादे फौलादी थे, और वो भी हिंदुस्तानी इरादे। उनके सामने हमलावरों की संख्या कम होती जा रही थी। वे पराजय के निकट थे, लेकिन इसके साथ साथ अजीत महानवे के दल की संख्या भी कम होती जा रही थी। महानवे खुद भी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। दोनों ही पक्षों के लोग एक एक करके मृत्यु को गले लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। देखते ही देखते वहां पर वही शांति एक विशाल विषधर की भांति फन फैलाए बैठ चुकी थी, जो यहां पहले भी 26 नवंबर 1999 को निर्बाध हुकूमत कर चुकी थी। लेकिन आज यहां एक व्यक्ति जीवित था, अजीत महानवे, अपनी डूबती श्वासों को बमुश्किल संभाले हुए
तेजी से फर्श पर अपने लहू से कुछ लिख रहा था। जब उसने अपना संदेश पूर्ण कर लिया तो अंतिम जीवित प्राणी भी निर्जीव हो गया। उसकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। महानवे ने फर्श पर लिखा था, सर, मैंने अपराधियों को सफल नहीं होने दिया। उनकी संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए मैं अपनी टीम की रक्षा नहीं कर सका। मुझे फख्र है अपने सभी साथियों पर जिन्होंने मेरा पूर्ण सहयोग किया। आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरा जीवन मेरे मुल्क की सेवा में अर्पित हो सका। सर, हमारे जवानों ने अपना जीवन न्यौछावर कर उस फॉर्मूले की रक्षा की है जो निश्चित रूप से यहीं कहीं मौजूद है। सर, अब ये जंग आप सभी को लड़नी होगी और अपने देश की लाज बचानी होगी। जय हिंद। चारों तरफ लहू ही लहू था, लाशें ही लाशें थी। अद्भुत सन्नाटा था, बारूद की महक थी हवाओं में, लेकिन फिर भी बोझिल सी थकी थकी हवाएं एक गीत गुनगुनाती प्रतीत हो रही थी। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। प्रकृति जो भारतीय पराक्रम की गवाह थी, चीख चीख कर कहती मालूम पड़ती थी कि आज मैंने भारतीयों की गौरवशाली परंपरा का एक दृश्य देखा है। आज यहां पर भारत मां के वीर पुत्रों ने अपने लहू का बलिदान करते हुए 50 अपराधियों को सिंहों की भांति उनकी औकात दिखाई है। उफ उफ, ये भारतीय पराक्रम अद्भुत, गौरवमयी और आश्चर्यजनक। अध्याय 12 यहीं समाप्त होता है।